तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम वापस महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बीएससी बीएड 4th ईयर एंड बीएससी 3rd ईयर की क्लास नंबर 4 वापस लेकर आए हैं। क्लास 4 अपन ने पहले जो आपकी क्लास 4 में पहले बना चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ये क्लास अपन वापस बना रहे हैं। तो आपका जो क्लास 4 में जो टॉपिक था वो था फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो आज अपन वापस पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये 4th ईयर में तो न्यूक्लियर के अंदर है और 3rd ईयर के अंदर है आपके क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी पूरी बुक्स है उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका ये टॉपिक है। तो अपना टॉपिक है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग, फ्रैंक हर्ट्ज, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे अलग अलग एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। आपके इसमें दो टॉपिक है। सबसे पहले तो दो साइंटिस्ट होते फ्रैंक और हर्ट्ज ने, उसने अपना क्या एक्सपेरिमेंट बताया, फिर उसके बाद इनका अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मेथड है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखिए अपन इसके बारे में लिखेंगे कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने क्या बताया था। तो अपन लिखेंगे कि आइए इसके अंदर सन 1924 में दो साइंटिस्ट हुए थे। कौन कौन से? फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने। सन 1924 में फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक अपन लिखेंगे जनरली परमाणु के अलग अलग ऊर्जा अवस्था, परमाणु की विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि की। ये था आपका फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग। एक अपन ने पढ़ा था स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ पर दो साइंटिस्ट है और दोनों के अलग अलग आपके क्या है टॉपिक है, दो या यूं कहे तो दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। भाई एक ने क्या किया और एक ने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल आपके एग्जाम में कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट ने क्या था, उन्होंने विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला, परमाणु के विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला था, वो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने क्या किया था, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने, इन्होंने परमाणु की अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं को बताया कि इनकी एनर्जी लेवल क्या होगी, वो अलग अलग विविक्त, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं को बताया। कैसे बताया? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रयोग। आपको पता है जब भी एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले वो प्रयोग में क्या करना वो अपन बताते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो कि जैसे न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, भाई न्यूटन्स लॉ ये कहता है, अपन ऐसे पहले लिखते हैं। तो इसी प्रकार फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें वो अपन लिखते हैं। फिर उसके बाद अपन लास्ट में लिखते हैं थ्योरी, भाई ये जो आपका डायग्राम, वो आपका डायग्राम कैसे वर्क कर रहा है, और लास्ट में अपन बताते हैं इसके रिजल्ट कि इसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने क्या किया था, आपकी क्लास नंबर जो 4 है वो, कि सन 1924 में फ्रैंक तथा हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा क्या क्या इन्होंने, यानी परमाणु में उपस्थित विविक्त यानी अलग अलग, हिंदी वर्ड है ये आपका, परमाणु में उपस्थित विविक्त ऊर्जा अवस्था, जिसको अपन इंग्लिश में भी लिखेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट, परमाणु में उपस्थित विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट की पुष्टि की। ये इनका काम था, परमाणु में उपस्थित विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि की। बस इतना सा लिखना आपको, जो मैं लिखा रहा हूँ वो बस आपको इतना सा लिखना है, आगे जाना ही नहीं। बुक्स में आपको बहुत लंबा मिलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। आज आपकी पूरी क्लास थ्योरी के रूप में होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं। तो अपन सारा बोर्ड पे लिखूंगा मैं आपके सारी थ्योरी, और आपको जब टाइम मिले इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर पे आराम से नोट्स बना सकते हो। तो फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने क्या किया था कि उन्होंने क्या किया, 1924 के अंदर परमाणु में उपस्थित अलग अलग एनर्जी लेवल की पुष्टि की, जो अपन ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अब आइए अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन, कि इसमें डायग्राम में क्या क्या चीज़ होती है। हवा बहुत चल रही है तो उड़ जाओ वहाँ। डायग्राम बना देता हूँ मैं। नहीं दिख रहा, चौक दिख रही दिनेश, ये
ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएगा। ये एक उन्होंने धातु की प्लेट ली, जैसे अपन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, सेम वैसे के वैसी। किस प्रकार एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना और वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे आपकी दूसरी प्लेट पर, ये अपने को बताना है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने एक फिलामेंट लगा रखा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस प्लेट पर पहुँच रहे हैं, कैथोड वाली प्लेट पर। ये यहाँ पर कैथोड प्लेट है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये बीच में ग्रिड लगा है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ ना, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि डायग्राम में क्या क्या चीज़ें अपने सामने। और एक प्लेट यहाँ पर होगी जो एनोड प्लेट का कार्य करेगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। ये हो गया। और यहाँ पर अपन ने एमीटर जोड़ रखा है, एमीटर जोड़ रखा है जिसकी करंट अपन एम्पियर में माप रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे गया आपका डायग्राम, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये है, और लास्ट में अपना क्या हो गया, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जुड़ा वहाँ पर V2। यहाँ पर अपने पास 2 वोल्टमीटर जुड़े हुए, ठीक है, V2 माइनस और प्लस। एमीटर हो गया, और ये अपनी होगी बैटरी V1 माइनस और प्लस। ये हो गया आपका V1। और एक अपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ये यहाँ पर हो गया आपका V1, ये आपका हो गया V1। और ये फिलामेंट F है, यहाँ से C, ग्रिड विभव G, और यहाँ पर प्लेट P। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये 3 अलग अलग प्रोसेस है, ये अपना पूरा डायग्राम। आपके एमीटर 2, यहाँ पर वोल्टमीटर जुड़े हैं, विभव आपके 2 है। जो अलग अलग एनर्जी लेवल की पुष्टि करेंगे ना, वो अपने पास विभव 2 है, V1 और V2। सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ थ्योरी। डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। किस प्रकार ये ग्रिड तार का क्या रोल है, इसके अंदर पारे की वाष्प भरी हुई पूरी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कैथोड C, फिर यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, ग्रिड G पर। जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना हो जाता है, EV1। इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना हो जाता है, EV1। आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू गतिशील है, इस कंडीशन में इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, EV1। अच्छे से याद है, अपन ने पढ़ रखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर, EV1। फिर यहाँ से इस प्लेट P पर पहुँचेंगे, संग्राहक पर, और यहाँ पहुँचते ही इसके अंदर धारा बहने लग जाएगी। ऐसे कैसे अपने को प्रोसेस देखना है। तो आइए मैं आपको इसमें प्रयोग के अंदर थ्योरी लिखाता हूँ। प्रयोग यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे प्रयोग। इसको अपन डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो चलो आइए, इस उपकरण में एक कांच की नली होती है जिसके एक तरफ कैथोड C होता है। थ्योरी लिख रहे अपन, धारा आपकी I के रूप में। इस उपकरण में एक कांच की नली होती है। इस उपकरण में एक कांच की नली होती है, कांच की एक नली होती है जिसमें कैथोड C लगा होता है। इस उपकरण में कांच की एक नली होती है जिसमें कैथोड C लगा होता है, और तापानिक उत्सर्जन कैथोड C इलेक्ट्रॉन तापानिक उत्सर्जन F द्वारा, तापानिक उत्सर्जन F द्वारा कैथोड C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। पहले अपन लिख देते थ्योरी है ना, कैथोड C से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं तापानिक उत्सर्जन द्वारा। अपन कैथोड C से किन को उत्सर्जित करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। फिर इसके बाद देखिए, यह इलेक्ट्रॉन एक ग्रिड तार G, जिसे कैथोड के सापेक्ष धनात्मक विभव V1 पर रखते हैं, जिसे कैथोड के सापेक्ष धनात्मक विभव
V1 पर रखते हैं, कैथोड के सापेक्ष धनात्मक विभव V1 पर रखते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, एक ग्रिड वायर से जोड़ेंगे जिसको अपन कैथोड के सापेक्ष क्या करते हैं, धनात्मक विभव V1 पर रखा गया, V1 पर रखा गया है। की ओर त्वरित करते हैं, की ओर त्वरित करते हैं। आइए देखिए आप क्या क्या अपन ने, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। इस उपकरण में एक कांच की नली होती है, ये रही आपकी कांच की नली, ठीक है, जिसमें कैथोड सी लगा होता है। ये आपका कैथोड सी लगा हुआ है। तापायनिक उत्सर्जन F द्वारा कैथोड सी से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं। ये रहा आपका तापायनिक उत्सर्जन F, जिसको अपन फिलामेंट भी बोलते हैं। यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, कैथोड सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, धनात्मक विभव इधर जा रहे हैं, ग्रिड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं G की ओर, और जिसको G को अपन ने कहाँ पर रख रखा है, धनात्मक विभव V1 पर रखा हुआ है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या होगा, ग्रिड पर पहुंचने वाले, ग्रिड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा eV1 होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन आपका ग्रिड पर पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, eV1। अपन ने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ी थी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको देखना कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा आता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, eV, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में फॉर्मूला चाहिए तो होता है eV, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर विभव V1 है तो eV1 हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन ग्रिड पर पहुंचेगा उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, eV1। यहाँ तक ठीक है। अभी ये सारा आपका प्रयोग में ही चल रहा है, ध्यान रखना। थोड़ी और लाइनें, 2-3 और लिखते हैं, फिर इसके बाद सिद्धांत, थ्योरी, मतलब ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। आगे आइए, अब अपना क्या हो जाएगा आगे का प्रोसेस। इसकी ऊर्जा eV1 होगी, यहाँ तक अपना इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। इससे अब आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ग्रिड G को पार कर एनोड प्लेट P द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। एनोड प्लेट P द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं, एनोड प्लेट P द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। यहाँ तक ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक अपने थ्योरी लिख ली। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जा रहा है, सीधा प्लेट P द्वारा, जो इसको संग्रहित करती है। एक तो इसको उत्सर्जित कर रही है, एक इसको क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्लेट P पर, जिससे परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। जैसे भी आप पूछेंगे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, जिससे परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से उत्सर्जित हुआ, फिर यहाँ से ग्रिड पर पहुँचा, ग्रिड पर पहुँचने के बाद जैसे ही प्लेट P पर आया तो परिपथ के अंदर क्या होने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है। अपने को मेन क्या निकालना है, परमाणु के अंदर अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि, जो अपन इसका लास्ट, इसके आगे पढ़ेंगे, अभी थ्योरी के बाद पढ़ेंगे, जो इसके निष्कर्ष निकलते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट कैसे होगा उसके बारे में अपन देख रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। अपने क्या हुआ, धारा बहने लग गई। संग्राहक प्लेट P का विभव, जो P का वोल्टेज है ना V2, अपने को संग्राहक प्लेट P का विभव ग्रिड G के विभव से कुछ कम रखा जाता है। ध्यान रखना, इसको अपन हल्का सा ज़्यादा रखेंगे, कुछ कम रखा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक इसका अपना विभव क्या रखेंगे, एक विभव से क्या रखेंगे अपन, कम रखेंगे। जैसे इसका विभव हो गया V2, ये हमेशा V1 से क्या रहेगा, हल्का सा कम रहेगा। अगर आपको दो चीज़ों में अंतर चाहिए, डेल V, यहाँ से यहाँ तक पूछने में, तो आपको हमेशा क्या करेंगे अपन, V1 माइनस V2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपन क्या करेंगे, V1 माइनस V2। तो आगे ये संग्राहक प्लेट P का विभव ग्रिड G के विभव से कुछ कम रखा जाता है। और
जहाँ V2 बराबर V1 माइनस डेल वी। देखो ये लिख लिया अपन ने, V2 बराबर अपन ने क्या लिखा, V1 माइनस डेल वी। और जहाँ डेल वी से बहुत ही ज़्यादा है V1, ये चीज़ ध्यान रखना, डेल वी से क्या है, बहुत ही ज़्यादा है अपनी V1। ठीक है, ये हो गई आपका प्रयोग। प्रयोग के अंदर अपन ने क्या किया, वापस आइए समझिए कि तापानिक उत्सर्जन F द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है, कैथोड C द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रिड G पर पहुँचते हैं, जो मैंने आपको लिखा है, यहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ग्रिड G पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि इसका विभव अपन ने क्या रखा है, V1 रखा है, तो यहाँ पहुँचते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाती है, eV1, जो मैं आपको पीछे लिखा चुका हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन आपका वहाँ पहुँचेगा, इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, eV1। फिर यहाँ से प्लेट P द्वारा, जो एनोड प्लेट है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लिए जाते हैं, संग्रहित कर लिए जाते हैं। जैसे ये इनको इलेक्ट्रॉनों को संग्रहित करेगा और इसके अंदर क्या होने लग जाती है, परिपथ में धारा बहने लग जाती है। ये लिखा हुआ देखो, परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो विभव है V2, इसका जो विभव है V2 वो पहले वाला ग्रिड G के विभव से कम रखा गया है, ग्रिड G के विभव से क्या रखा गया है, कम रखा गया है। तो अपने को पता दो स्थिति है, तो दोनों का विभव का अंतर अपन क्या लिख सकते हैं, डेल वी। तो अगर आपको V2 निकालना है तो V2 अपन कैसे निकाल सकते हैं, सबसे ज़्यादा V1 है, V1 बहुत ज़्यादा, उसमें से माइनस डेल वी। तो आपको पता है डेल वी क्या है, बहुत ही कम है किससे, V1, क्योंकि डेल वी तो एक प्रकार से विभव का अंतर है। डेल वी देखा जाए तो एक प्रकार से क्या है, विभव का अंतर है, तो अपन इसको कह सकते हैं ये मान बहुत ही कम है। ये हो गया आपका प्रयोग। अब अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि। आइए मेथड पढ़ते हैं अपन इसका। कोई दिक्कत है, क्या होता है, परमाणु की अलग अलग ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि करनी है, उसमें अपन ने प्रयोग पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कार्यविधि, मेथड। चलो आइए मेथड पढ़ते हैं अपन। कार्यविधि के अंदर क्या हो जाएगा, मेथड, मतलब ये कैसे प्रोसेस करेगा। मेथड का मतलब इसका कार्य कैसे होगा वो अपने को पढ़ना है। तो अपन लिखेंगे कि फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में कांच की नली में, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में कांच की नली में पारे HG, जिसको अपन HG लिख रहे हैं, के वाष्प का प्रयोग किया गया है, के वाष्प का प्रयोग किया गया। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना कि उस कांच की नली के अंदर क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में कांच की नली के अंदर क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। जब कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड G की ओर त्वरित होते हैं, ग्रिड G की ओर त्वरित होते हैं, जब कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड G की ओर त्वरित होते हैं और रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन, और रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन, रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रास्ते में, देखिए आप, रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से प्रत्याश टक्कर करते हैं, रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से, पारे के परमाणु से प्रत्याश टक्कर करते हैं, रास्ते में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पारे के परमाणु से प्रत्याश टक्कर करते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, प्रत्याश टक्कर करते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण, तो परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण, परमाणु का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, नगण्य होगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नगण्य होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नगण्य होगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आइए आप देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अपन ने क्या किया,
इस पूरे उपकरण के अंदर पारे की वाष्प भरी हुई है। तो आइए कि फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में कांच की नली में पारे के वाष्प का प्रयोग किया गया है। कांच की नली के अंदर अपन ने क्या भर दिया, पारे का वाष्प भर दिया। जब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जब कैथोड शीट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड जी की ओर त्वरित होते हैं, तो आपको पता रास्ते में बहुत सारा, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, पारे के परमाणु से टक्कर करता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में। जब कोई बहुत बड़ी वस्तु से एक छोटी वस्तु टक्कर करेगी तो बड़ी वस्तु को कोई फर्क नहीं होगा, और वो छोटी वस्तु बस अपने आप क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है कि रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉन पारे के परमाणु से प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान क्या है, बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, नगण्य होगा। यहाँ तक अपन ने लिखा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ग्रिड जी तक पहुँच गया, जो बीच में पारे के परमाणु से प्रत्यास्थ टक्कर की। अब आगे क्या होगा, आइए आगे मेथड के अंदर ही लिखना है, सारा है ना, मेथड के अंदर चल रहा है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। बस देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है अपने को, मैं आपको थ्योरी पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप नोट्स बना लेना अच्छे से, हर एक चीज़ के पॉइंट टू पॉइंट अपन थ्योरी लिख रहे हैं। जैसे अब ग्रिड जी की ओर पहुंचा, तय ग्रिड जी पर पहुंचने वाले, ग्रिड जी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा eV1 होगी। यहाँ तक ठीक है भाई। ग्रिड जी पर जो भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, eV1। अब आगे चलिए, आगे क्या करना अपने को, लेकिन टक्कर अप्रत्यास्थ हो, वो तो यहाँ प्रत्यास्थ ही, अभी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, अप्रत्यास्थ। लेकिन टक्कर अप्रत्यास्थ हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में माना कैपिटल ई की कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में माना कैपिटल ई की कमी आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना आप, एक तो कौन सी टक्कर है, कोलिजन टक्कर। एक कौन सी टक्कर है, नॉन कोलिजन। आपको पता है कि जो टक्कर दो प्रकार की, एक तो आपकी प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं कि जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो जाती, मतलब दोनों वस्तु क्या है, स्वतंत्र रूप से अलग अलग वेग से गतिशील है, तो वो तो हो जाएगी प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर इलेक्ट्रॉन के मध्य और यहाँ पर जो आपके पारे के जो परमाणु भरे हुए, इनके मध्य अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हो। अप्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं, मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको मैकेनिक्स के अंदर दोनों जो टक्कर के प्रकार मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। अप्रत्यास्थ टक्कर किसे कहेंगे, जब आपका कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु जो एक जगह रुकी हुई, जो बहुत ही बड़ी वस्तु हो सकती है इसके मुकाबले, जब कोई एक वस्तु दूसरी स्थिर वस्तु से आकर टक्कर करती है तो दोनों एक साथ सम्मिलित हो जाती है। और एक साथ सम्मिलित होने का मतलब टक्कर के बाद पर्टिकुलर एक ही वस्तु आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो आपकी कौन सी टक्कर हो जाएगी, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन किससे कर रहा है, Hg परमाणु से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। Hg परमाणु से टक्कर करने के बाद दोनों एक साथ मिल गए, और एक साथ मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जो ही मैंने यहाँ पर लिखा देखो कि लेकिन टक्कर आपकी क्या हो, अप्रत्यास्थ हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में माना ई की कमी आती है। अब आपका फॉर्मूला वापस अपन चेंज होकर लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा अपन देखिएगा आप। इस स्थिति में ग्रिड जी पर पहुंचने वाले, इस स्थिति में ग्रिड जी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, वही काइनेटिक एनर्जी है ना। एनर्जी का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, नॉट ए पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यू क्या है, गतिशील है, तो अब इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 MEV² बराबर EV1 माइनस ई। एम आर राइट, ये हो जाएगी थ्योरी के रूप में कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बीच में पारे के परमाणु है ना, आपको बनाना नहीं, अपन इस चीज़ को सोच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर आपका बीच में पारे के परमाणु से अप्रत्यास्थ टक्कर करता है, पारे के परमाणु से अप्रत्यास्थ टक्कर करेगा तो वो उसके अंदर समा जाएगा, और माना कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी कितनी आ जाती है, ई। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में माना ई की कमी आती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माना किसकी कमी आती है, कैपिटल ई की कमी आती है। तो इस स्थिति में ग्रिड जी पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ग्रिड जी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी 12 mv²। जो आपकी पर्टिकुलर एनर्जी 12 mv², अन घाटा रोक जो
जो आपकी पर्टिकुलर एनर्जी हाफ mv² बराबर EV1 माइनस ई, इसमें से अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलो आगे आइए, ये हो गया आपका। इस प्रयोग में एक लाइन और लिखनी है आपको ना, यहाँ तक ठीक है। जैसे ही इसमें अप्रत्यास्थ टक्कर होगी तो इसकी एनर्जी में इस प्रकार कमी हो जाती है। एक लाइन अपन और लिखेंगे, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई थी, कोई इशू नहीं, आप लाइन आपके सामने अच्छे से ली हुई। टक्कर अपन दो प्रकार की पढ़ रहे हैं, एक तो अपन पढ़ रहे हैं प्रत्यास्थ टक्कर और एक अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो अपन एक लाइन लिखेंगे, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर V1 में शून्य से, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर नहीं, ये चलो ये रुकना एक मिनट, ये अपन इसमें नहीं लिखेंगे, आपके पास वो हो गया, मेथड हो गया। अपन विविक्त ऊर्जा अवस्था निकालेंगे। फ्रेंकर्ट प्रयोग का एक और टॉपिक है विविक्त ऊर्जा अवस्था, इसी के अंदर फ्रेंकर्ट प्रयोग के अंदर ही है। V और I के मध्य रिलेशन किस किस के मध्य देखना आपको, V और I के मध्य। अब देखिए आप, V1 का मान शून्य से धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और मैक्सिमम किया जाता है, तब धारा I के अंदर अपने को क्या अलग अलग किस प्रकार ऊर्जा की अलग अलग अपने पास पुष्टि बनती है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो डायग्राम प्रयोग देख लिया अपन ने, प्रयोग के अंदर बता दिया। प्रयोग के बाद मेथड कैसा होगा, दो प्रकार से मेथड, अप्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर से। अब आइए अपन पढ़ेंगे विविक्त ऊर्जा अवस्था इसी के अंदर, तो हो जाएगी आपकी, इसी का टॉपिक आपको ध्यान रखना है ना, फ्रेंकर्ट प्रयोग ही। अब आपका टॉपिक है डिस्क्रीट एनर्जी मेथड, विविक्त ऊर्जा अवस्था। एनर्जी लेवल अपने को बताना है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, विविक्त ऊर्जा अवस्थाएं, जिसको अपन बोलेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, आइए अपन पहले एक बार ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक साइड में अपन करंट ले लेते हैं और एक साइड में अपन क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं। फिर वोल्टेज से अपना जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। ठीक है, एक साइड में तो हो गई आपकी I मिली एम्पियर में, इधर तो हो गई आपकी I मिली एम्पियर धारा। ठीक है, और नीचे हो गया आपका V1। ध्यान रखना अपन यहाँ पर सिर्फ V1 लेके चल रहे हैं, V1 आपका वोल्ट में। ठीक है, V1 हो गया आपका वोल्ट में, और अपना जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। अपना जो ग्राफ आएगा वो आपका ये ऐसे अलग अलग ऊर्जा अवस्था की अपन पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट लगा देते हैं ऐसे, है ना, ये आपके पॉइंट है ऐसे। भाई इनको पॉइंट को अपन ने मिलाया और अपना क्या बना, यहाँ पर एक ग्राफ बना। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो पर। आइए अपन ग्राफ बनाते हैं ना, आपने जब भी ग्राफ बनाए हो, अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम पॉइंट जो मिलते हैं उनका अपन मिलान करके फिर ऐसे अपन क्या करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो मैक्सिमम पहुंचा है ना 4.9 वोल्ट। ठीक है, ये 4.9 वोल्ट पे इतना मैक्सिमम पहुंचा है, फिर आपका आगे कितना पहुंचा वो अपने को देखना है। ठीक है, 4.9 वोल्ट, चल लिखा क्यों नहीं जा रहा है, 4.9 वोल्ट, और ये रहा आपका 9.8 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 0, 5, 10, 15, ये अपना वोल्टेज दे रखा। ठीक है, 5, 10, 15, और इधर आपकी धारा दे रखी 100, 200, 300, है ना, 100, 200, 300, ये आपकी धारा मिली एम्पियर में। 100, 200, 300, आई इधर होगी, V1 आपका वोल्टेज हो गया। ये आपको एनर्जी लेवल डिस्क्रीट में ग्राफ बनाना। देखो पहले देखना,
V1 बढ़ा तो I1 का मान भी बढ़ा, और V1 बराबर जब 4.9 वोल्ट हुआ, V1 बराबर जब क्या हुआ 4.9 वोल्ट हुआ, तब अचानक से आपका मान I क्या हो गया, कम हो गया, मतलब धारा अचानक से गिरने लगी। उसका रीज़न ये है कि जो पारे के परमाणु होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट में अपन ने कांच की नली में क्या भर रखे हैं, पारे के परमाणु, कि जो पारे के परमाणु होते हैं उनके मूल अवस्था और प्रथम अवस्था ऊर्जा का जो गैप होता है वो होता है 4.9 वोल्ट। कितना होता है दोनों का डिफरेंस, 4.9 वोल्ट। इस जगह वो वहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब वापस अगले स्टेप में देखो, वापस बढ़ाते जाएंगे तो पुनः I का मान बढ़ेगा और फिर कितना हो जाएगा 9.8। 4.9 का जो डबल कितना होता है 9.8, वापस इसमें 4.9 ऐड होगा, यानी वहाँ तक ये मान बढ़ेगा, फिर पुनः क्या होने लग जाएगा, घटने हो जाएगा। बस यही आपका अलग अलग ऊर्जा अवस्था है जिसको अपन ने बताना है। तो अपन लिखेंगे कि इस प्रयोग में, थ्योरी अपन लिख रहे, आ जाइए, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर, इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर, पहला जो विभवांतर है ना V1, वो कैथोड और ग्रिड के बीच का है, कैथोड और ग्रिड के बीच का है। इस प्रयोग में कैथोड ग्रिड विभवांतर V1 में शून्य से, पहले इसका मान 0 होता है, ठीक है, शून्य से धीरे धीरे वृद्धि की जाती है, शून्य से धीरे धीरे वृद्धि की जाती है, और एमीटर द्वारा परिपथ में, एमीटर द्वारा परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अपन एमीटर के द्वारा परिपथ के अंदर धारा I का मान करते। ये ग्राफ बनाना आपको ध्यान रखना, ग्राफ बनाने के बाद अपन ये थ्योरी लिखेंगे किस प्रकार अलग अलग एनर्जी डिस्क्रीट उसका मेथड आ रहा है। ठीक है, तब अपन देखेंगे कि चित्र से दिखाया गया है कि यहाँ पर लिखेंगे कि परिणाम स्वरूप, पैराग्राफ छोड़ कर लिखना आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, परिणाम स्वरूप क्या हुआ अपने पास कि V1 में वृद्धि के साथ, V1 में वृद्धि के साथ, ये दिख रही है आपको, पहले आपका V1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो V1 में वृद्धि के साथ साथ धारा I में भी वृद्धि होती है। V1 में वृद्धि के साथ साथ धारा I में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। V1 में वृद्धि के साथ साथ धारा I में भी वृद्धि होती है, और जब V1 बराबर 4.9 वोल्ट होता है, कितना हो गया आपका V1 4.9 वोल्ट, और जब V1 बराबर 4.9 वोल्ट होता है तब धारा I में तेजी से गिरावट आती है, तब धारा I में तेजी से गिरावट आती है। ये देखो गिरावट आ रही, देखिएगा आप, यहाँ तक मैंने आपको थ्योरी लिखी, इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आप, आपका V1 इंक्रीज हुआ और V1 लगभग कितना बजा आपका 4.9 वोल्ट। 4.9 वोल्ट इंक्रीज होते ही फिर अचानक मान V1 बढ़ा रहे अपन, लेकिन धारा आपकी क्या होने लगी, घटने होने लगी। भाई ये लिखा मैंने कि जब V1 बराबर 4.9 वोल्ट होता है तब धारा I में भी तेज़ी से गिरावट आती है। अब ये क्यों आ रही है, इसका रीज़न अपन आगे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, इसके मान में कमी आने के लिए, तो अपन लिखेंगे इसमें इसका मान कमी आने का मतलब हो गया, तो अपन लिखेंगे इसका कारण है कि, बस आपको ऐसी थ्योरी लिखनी है ना, इसका कारण है कि Hg परमाणु के, इसका कारण है कि Hg परमाणु के मूल स्तर और प्रथम अवस्था के ऊर्जा स्तर, मूल स्तर, इसका कारण है कि Hg परमाणु के मूल स्तर और प्रथम ऊर्जा स्तर के, मूल स्तर और प्रथम ऊर्जा स्तर, एक स्तर से दूसरे स्तर में, मूल स्तर और प्रथम ऊर्जा स्तर में, मूल स्तर और प्रथम ऊर्जा स्तर में अंतर
4.9 वोल्ट होता है। बस यही कारण है, ध्यान रखना। मूल स्तर और प्रथम स्तर में कितना अंतर होता है? 4.9 वोल्ट। मतलब ये मान इतना इंक्रीज हुआ यहाँ तक, और यहाँ तक होने के बाद फिर वापस गिर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पारे के परमाणु होते हैं अलग अलग स्टेज है, मूल अवस्था, फिर उससे प्रथम अवस्था, फिर उससे दूसरी अवस्था, ऐसे कंटिन्यू अवस्था में बढ़ता है। तो दो अवस्थाओं के बीच जो Hg परमाणु है उसके एनर्जी लेवल का अंतर होता है, वो कितना होता है? 4.9 वोल्ट होता है। इसी कारण आपका 4.9 वोल्ट पहुंचते ही फिर आपकी जो है धारा, देखो ये घटने लग गई। वोल्टेज तो बढ़ा रहे, लेकिन धारा का ग्राफ क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन आप वोल्टेज कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हो, आप वोल्टेज क्या कर रहे हो? कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हो, और कंटिन्यू बढ़ाते जाने का मतलब वापस ये मान ऊपर बढ़ा, और वापस ऊपर बढ़ने का मतलब फिर 9.8 पहुंचा, और फिर वापस धारा क्या होने लगी? आपकी घटी। ये वापस क्या, देखो दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर भी कितना है? 4.9। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए कि Hg परमाणु की कितनी भी अवस्था देखो, ये मूल अवस्था हो गई, ये इसकी पहली अवस्था होगी, ये इसकी दूसरी अवस्था होगी, ये इसकी तीसरी अवस्था। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 4.9। इन दोनों के बीच का अंतर 4. मतलब यहाँ से यहाँ तक 9.8। दो के हमेशा बीच का अंतर तो कितना है आपको पता है? 4.9 वोल्ट ही। लेकिन इसका कंटिन्यू यहाँ कितना हो जाएगा? 9.8। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका, एक अवस्था पार कर चुका है। तो पुनः इसके मान में वृद्धि हुई, और यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक पहुँचते ही वापस इसके मान में वृद्धि हुई, वापस इसका मान क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। बस ऐसे ही ये कंटिन्यू आपका मान बढ़ता जाएगा। तो ये आपको बताना है इसके अंदर विविक्त ऊर्जा अवस्था में। तो आइए अपन ने क्या लिखा कि इसके घटने के कारण ये हो गया कि Hg परमाणु के मूल स्तर और प्रथम ऊर्जा स्तर में अंतर कितना है? 4.9 वोल्ट का। वापस आगे चलिए अपन। हाँ, यदि वापस नीचे लिखेंगे अपन, यदि ग्रिड विभव V1 में और वृद्धि की जाए। अब अपन इसका मान और बढ़ा रहे हैं। यदि ग्रिड विभव V1 में और वृद्धि की जाए, यदि ग्रिड विभव V1 में और वृद्धि की जाए, तब धारा I में भी वृद्धि होने लगी, ये भी मान बढ़ेगा। तब धारा I में भी वृद्धि होने लगती है। देखो थ्योरी में आपको इसलिए लिखा रहा हूँ कि बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा मैटर है, आपको बिल्कुल मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ जो वास्तव में आपको लिखना है। ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, काफ़ी लेंदी। आपको मेन वही टॉपिक लिखना है कि इसका एनर्जी लेवल जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। अब अपन वापस इसका मान बढ़ा रहे हैं तो अपने पास क्या हो रहा है? धारा आई में भी वृद्धि होने लगती है। ये देखिए आप, धारा आई वापस ऊपर चढ़ने लग गया मान। फिर अपन वापस आगे लिखेंगे, पुनः विभव या ग्रिड विभव V1 बराबर 9.8 वोल्ट, यानी एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में चला गया। ग्रिड विभव V1 बराबर 9.8 वोल्ट पर धारा I में तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, या पहुंचते ही आपकी धारा में क्या हो रही है? वापस गिरावट आ रही है। तो उसका रीजन अब वापस लिखेंगे। फोन क्यों आ रहा है? उसका रीजन आगे वाली इसमें देखते हैं अपन। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, और सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद वापस कमी हुआ, इसका रीजन क्या है? तो आप लिखिए, इसका कारण है कि कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इसका कारण है कि कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड तक पहुंचने पर ग्रिड पर पहुंचने तक 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ से आपका ग्रिड पर पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी प्राप्त होगी? 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और ग्रिड के पास प्राप्त करते हैं, और जिससे 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे Hg परमाणु प्रथम
ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाता है। Hg परमाणु क्या होगा आपका, प्रथम ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाएगा, पहुंच जाता है। फिर वो प्रथम और दूसरे के बीच की होगी। अभी मैंने आपको बताया प्रथम और दूसरे, जस्ट इसमें डबल एट हो जाएगा, इसके कारण ये आपके पास कंडीशन हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार बस हो गया आपका टॉपिक, है ना। इस प्रकार फ्रैंक हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में परमाणु की विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि की। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस ये मैंने लिखा है वो का वही लिखना आपको। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग ने परमाणु की विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि की। इज डेट क्लियर? बस आपको ये करना, ठीक है। बस ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। किस प्रकार फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग में अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये देखिए अपन। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग क्या होता है कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि करने के लिए काम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने इसमें सेकंड चीज़ क्या दी थी कि इसका प्रयोग कैसे, अपन ने डायग्राम बनाया। डायग्राम के बाद अपन ने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा कि किस में क्या प्रोसेस हो रहा है और किस में क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने देखा इसकी थ्योरी मेथड, किस प्रकार उसने अपना मतलब थ्योरी के अंदर अपन देखा 2 प्रकार से इलेक्ट्रॉन उस नली के अंदर जो पारे के परमाणु भरे उनसे टक्कर कर दें। एक बार प्रत्यास्थ टक्कर होती है, एक बार क्या होती है अप्रत्यास्थ टक्कर, वो अपन ने लिखी थ्योरी। फिर अपने को देखना इसका अलग ऊर्जा अवस्था, विविक्त ऊर्जा अवस्था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, जिसके अंदर ग्राफ आई और वी के मध्य अपने ग्राफ बनाया और इसका मान ऐसे कम हुआ, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस इसका मान कम हुआ, ऐसे कंटिन्यू 2 अलग अलग स्लॉट के बीच में ये अपन ने देखा। ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी अवस्था की पुष्टि हुई। फिर अपन ने पूरी थ्योरी लिखी, किस प्रकार एक बार आपका मान बढ़ रहा है और किस प्रकार एक बार आपका मान क्या हो रहा है, घट रहा हो रहा है। तो अपन ने आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूँ तो वो लाल बटन दबा दीजिए, उठी नहीं मैं क्यों जदीन। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है, आज एक ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक क्या अपने पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के बारे में समझाइए, जो आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है उसके बारे में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विविक्त ऊर्जा अवस्था, अलग अलग जो एनर्जी डिस्क्रीट लेवल है उसको आप देखिए। ठीक है, क्योंकि आपकी 5वीं क्लास मैंने पहले पढ़ा ली, वो पूरा एक अलग टॉपिक था आपका। स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट वो पूरा अलग था और ये पूरा अलग है। तो फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग आपका कंप्लीट हुआ है। अब 5वीं क्लास से आगे अपन 6ठी क्लास लेकर आएंगे, उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, उसकी सिद्धांत तक पढ़ लिया, स्टर्न गर्लक थ्योरी की सिद्धांत पढ़ लिया था। अब अपने को उसका जो भी प्रोसेस कैसे होता है वो अपने को देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए अपना कीमती समय देने के लिए। लाल बटन दबाए।